Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mohammad Atif Atta and I am related or concerned with the biology. आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हम स्टार्ट लेते हैं विद द बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स जो है बेसिकली ये हमें इसका मकसद क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, इस टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड क्यों किया है। इसमें व्यूवर्स एक बात याद रखिएगा कि इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो बेसिकली रिसर्चर्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर्स जो हैं वो एक सिनेरियो के थ्रू, एक हायरार्की के थ्रू उसको क्लैरिफाई करते जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर। जैसे इसके क्या स्टेप्स हैं इन बायोलॉजिकल मेथड्स के, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप है वो किसी भी साइंटिस्ट के लिए द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड इज द ऑब्जर्वेशन। अ रिसर्चर वो बेसिकली क्या ऑब्जर्व करता है, क्या डिफरेंस देखता है। जैसे मेरे एक रिसर्च पेपर था जिसमें मैंने विटामिन सी का रोल देखा था ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, ड्यूरिंग इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स। ठीक, तो पहला काम क्या है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है इस बायोलॉजिकल मेथड में वो है डेटा कलेक्शन। आप उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, आप विटामिन सी का रोल देखना चाहते हैं कि जी हम इन्फ्लेमेशन पर विटामिन सी का क्या रोल है, उससे रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट कर लें। आप ये देखना चाहते हैं कि मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, उससे रिलेटेड जितने इन्फेक्शियस लोग आपको मिलें उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर लें। डेटा कलेक्ट करने के बाद अब जो पहला आप पॉइंट यहाँ पे रेस करेंगे वो आप एक अपनी स्टेटमेंट जारी करेंगे दैट इज टर्म्ड एज हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस बेस्ड करती है आपकी ऑब्जर्वेशन पर, बेस्ड करती है आपके डेटा कलेक्शन पर। हाइपोथेसिस इज नॉट नेसेसरी कि वो ट्रू हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 100% करेक्ट हो। ये ठीक हो भी सकती है, ये नल और वाइट भी हो सकती है, मुमकिन है ज़ीरो हो जाए, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट रखनी है जो डिपेंड करेगी किस पर, डेटा कलेक्शन एंड योर ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस के बाद जो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जंप करते हैं दैट इज टर्म्ड एज रीजनिंग। रीजनिंग, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढते हैं, आप इफ्स एंड बट्स ढूंढते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर हम ये चीज़ उसमें ऐड कर दें तो क्या होगा, वो तमाम की तमाम आप चीज़ें उसमें कलेक्ट करते हैं। दैट इज़ टर्म्ड एज रीजनिंग। रीजनिंग को फिर आप फर्दर डिवाइड करते हैं दो मेजर सेक्शंस में। नंबर वन इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इज़ कंसर्न विथ योर हाइपोथेसिस। आप इससे बाहर नहीं जा सकते, आप अपने हाइपोथेसिस को ही फॉलो करेंगे। लेकिन जो सेकंड इसमें आप रीजनिंग लेते हैं दैट इज टर्म्ड एज डिडक्टिव रीजनिंग, इसको आप थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं। लाइक इफ मैग्नीशियम इज एडेड along with the vitamin C, then what happen in an inflammatory disorder? या फिर अगर इसमें मैं कैल्शियम को ऐड कर दूं तो क्या उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है। तो डिडक्टिव रीजनिंग डिपेंड्स ऑन इफ्स एंड बट्स, व्हाट एंड व्हाई, व्हेन, ये सब इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब आपकी जो बेसिकली रिसर्च है वो ब्रॉड होती जाएगी। तो इन सब के बाद आप चले जाते हैं टूवर्ड्स एन एक्सपेरिमेंटेशन, जिसकी बेसिस पर, अपने इन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पर, इन इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, अब आपका काम क्या होगा, आप कंक्लूड करोगे कि आपने हासिल क्या किया। ये जो कुछ आपने किया, किसी चीज़ को ऐड किया, किसी को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया, किसी केमिकल को उसमें ऐड कर दिया, किसी एंजाइम को उसमें ऐड कर दिया, ये सब का सब करने के बाद आप फाइनली कंक्लूड करते हो। इन केस आपका कंक्लूजन मोर देन 60 to 70%
अच्छा रहता है तो आप उस पर एक और स्टेटमेंट जारी करते हो जिसे हम कहते हैं थ्योरी। सो थ्योरी आपकी कंक्लूजन पे बेस्ड करती है, और इन द एंड जो आपका लास्ट स्टेप होगा वो होगा, अगर आपका रिजल्ट 100% करेक्ट आता है इस वक्त के सिनेरियो के मुताबिक, मुमकिन है आगे चल के ये गलत हो जाए, लेकिन इस वक्त के सिनेरियो के मुताबिक अगर वो 100% करेक्ट आता है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे टर्म दैट इज़ लॉ। तो बायोलॉजिकल मेथड के लिए बेटा याद रखिएगा ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन, after that data collection, number third one, the most important is hypothesis, then inductive and deductive reasoning, after that experimentation, and come to the conclusion, at most towards the conclusion, then write a theory, write a statement, a particular statement जो कि basically इसको null and void करेगी hypothesis को, that is termed as theory। और अगर आपका रिजल्ट अलॉन्ग विद द थ्रू आउट जो भी आपने एक्सपेरिमेंट दूसरों को दिए अगर वो करेक्ट होते हैं, आप फाइनली इसको गवर्न करते हैं एज अ लॉ। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज या लाइनिएज। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, कभी कभी इस पर कुछ पूछ लेते हैं, कभी कुछ MCQ बन सकता है। तो जस्ट फॉर द डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ओरिजिन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। सारी दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म से बने, जो एक बड़ी सी थ्योरी हम पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी, वो ये हुआ, प्रोकैरियोट्स आए, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो हम डिस्कस करते हैं अक्सर, एवोल्यूशन हुआ जी, प्रोकैरियोट्स आए, यूकैरियोट्स आए, मल्टी सेलुलर, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, फाइनली हमें ह्यूमन मिला। ये तमाम की तमाम जो चेंजेस हैं, इन सब की ओरिजिन, इन सब के एंसेस्टर एक ही हैं। दैट इज टर्म्ड एज फाइलिएटिक लीनिएज। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टर्म्ड एज एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। आसान लफ्ज़ों में अगर इसे हम कहें, बायोलॉजी के वो कौन से कारनामे जो इंसानियत के लिए बेहतरी लेकर आए। इसमें बेटा यहाँ पर एक बड़ी अहम, बल्कि मैं कहूँ कि उसके बगैर तो अब कुछ पॉसिबल ही नहीं है, जिसको हम नाम देते हैं वैक्सीनेशन का। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मैनकाइंड को हुआ। इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज इम्यूनाइजेशन। What is immunization? To increase, to enhance, to boost up your immunity, to increase your immunity। क्या आप किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट में लड़ें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आजकल आपने देखा होगा कि एक बड़ा कॉमन कोरोना वायरस कोविड-19 उसकी भी वैक्सीन तैयार हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो भी तैयार हो जाएगी। बट वैक्सीन का बेसिक पर्पस क्या होता है कि आपकी बॉडी को डिजीज़ से पहले, डिजीज़ होने से पहले प्रिपेयर करना। याद रखिएगा, इट्स अ ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। यानी डिजीज़ अभी हुई नहीं है, लेकिन आप अपनी बॉडी को उन इनएक्टिव वायरसेस और बैक्टीरिया के थ्रू एक्सपोज कर रहे हो। याद रखिएगा, इसमें इनएक्टिव होंगे, लेकिन आपकी बॉडी को तो नहीं पता कि इधर इट इज़ इनएक्टिव और एक्टिव। आपकी बॉडी क्या करेगी, फ़ौरन इम्यून सेल्स को भेजेगी, उससे फाइट होगी और सब कुछ, और फिर उसका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। तो बेसिकली वैक्सीनेशन का पर्पज़ ये होता है कि आपकी बॉडी को पहले से प्रिपेयर कर दे कि अब आपके, अल्लाह ना करे कभी वो असली हालत में, एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, तो उससे फाइट हो सके। याद रखिएगा,
ये कारनामा जाता है बेटा एक साइंटिस्ट के नाम, जिसका नाम है एडवर्ड जेनर, 1795। फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट वैक्सीन फॉर्म की थी, एडवर्ड जेनर। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। सेकेंड एप्लीकेशन जिसको हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक, एंटी कहते हैं अगेंस्ट को, बायो कहते हैं लाइफ को, अ केमिकल विच एक्ट अगेंस्ट द लाइफ विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर लाइफ। जो हमारी ज़िंदगी के लिए, वो ज़िंदगियाँ जो हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हैं, लाइक बैक्टीरिया, लाइक वायरसेस, फंगस, प्रोटोजोन, हेलमेंट्स, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, हैजर्डफुल हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, मॉर्टेलिटी बढ़ा सकते हैं, मॉर्बिडिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, उन सब के अगेंस्ट। तो इन एंटीबायोटिक को बाय डेफिनेशन हम कैसे लेंगे? केमिकल्स विच इनहिबिट, इनहिबिट कहते हैं स्लो डाउन करना, डिक्रीज करना, और किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे केमिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम इसे क्यों ना टर्म यूज़ करें पैथोजन। पैथोजन कहते हैं डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो कि या तो उसकी ग्रोथ को रोक दें, हमारी बॉडी में उसको फर्दर ग्रोथ ना होने दें, या उसको मार दें, उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक का। इस कारनामे पे जो नाम आता है उसमें साइंटिस्ट थे, वन इज़ फ्लेमिंग, अनदर इज़ फ्लोरे, एंड थर्ड वन इज़ चेन। 1940 में इन्होंने डिस्कवर की थी पहली एंटीबायोटिक, और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, जो कि एक फंगस से डेराइव्ड हुई थी, और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, जो कि एक फंगस से बनाई गई, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो याद रखिएगा इसका काम क्या है, ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजन को, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को मार देना या उनकी ग्रोथ को रोक देना। 1945 में इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये पॉइंट याद रखने का अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 1945 पर टिक करते हैं जब MCQ आता है। वो कहते हैं सर बुक के अंदर 1945 बुक में लिखा है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। जो इसकी फॉर्मेशन है वो कब हुई है, 1940 में। तो फर्स्ट वन एप्लीकेशन में वैक्सीनेशन, सेकेंड वन इज़ एंटीबायोटिक। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज टर्म्ड एज रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। Radiotherapy, radio stands for radiations, rays, disease की ट्रीटमेंट, यानी इसको हम कैसे कहेंगे, इट्स अ ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज बाय radiations. It is termed as रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी को एक और नाम देते हैं रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है बेसिकली रेस के थ्रू। इसमें आमतौर पे यूज़ किया जाता है ट्यूमर्स के लिए। ट्यूमर इज़ अ कॉमन टर्म यूज फॉर कैंसर, आप इसको कैंसर भी कह सकते हैं। कैंसर की दो टाइप्स होती हैं, एक बेनाइन जिसको हम कहते हैं लोकलाइज, जो एक ही जगह पर होता है, अनदर वन इज़ मैलिग्नेंट जिसे हम मेटास्टेटिक कहते हैं, जो बॉडी में फैल जाता है। तो इन सब कैंसर्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है रेडियोथेरेपीज में। मुख्तलिफ रेस पास की जाती हैं और वो एग्जैक्टली उस रीजन को जहाँ पे कैंसर मौजूद है उसको डैमेज कर देती है, उन सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर ट्रीटमेंट हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स,
So treatment of disease with the help of chemicals, इसको हम नाम देंगे कीमोथेरेपी। वही सेम कैंसर, इसके अलावा एड्स वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये एक और एप्लीकेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज़ रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। इससे थोड़ा सा और आगे चलें, और कौन सी एप्लीकेशंस हैं। नंबर 4, तो उसमें याद रखिएगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोपोनिक्स का। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है बेटा, इट्स अ ग्रोइंग ऑफ terrestrial plants in an aerated solution। यानी बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसे कहें कि ये बेसिकली है क्या, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वाटर कल्चर। क्या नाम देंगे? वाटर कल्चर। प्लांट्स को आप सॉइल की जगह एरिएटेड सॉल्यूशन में ग्रो करवाएं, ये बेस्ट मीडियम है। वजह, रीज़न, क्या ज़रूरत पड़ी है आपको? सॉइल में है ना, अल्लाह ने इतनी ज़मीन दी है, कहीं भी लगाएं। क्यों कर रहे हो उस एरिएटेड सॉल्यूशन में? नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं, लेस चांसेस ऑफ डिजीजेस, दैट इज इन्फेक्शन, लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, लेस टाइम कंज्यूमिंग, आप रैपिड ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, आप अपनी मर्जी के न्यूट्रिएंट्स उसमें ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी के जो चाहे आप उसमें करवा सकते हैं। लेस एरिया रिक्वायर्ड, ये वो तमाम के तमाम बेनिफिट्स हैं जो इस हाइड्रोपोनिक्स से हमें मिलते हैं। दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ terrestrial plants in an aerated solution. So last one is cloning. ये last application है हमारी। Cloning क्या है? It is a formation of duplicate copies। आप किसी ऑर्गेनिज्म की एक डुप्लीकेट कॉपी ले लें, मतलब मैं अपनी कॉपी बना दूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी कॉपी बना दूँ। मैं एक टिश्यू की कॉपी बना सकता हूँ, मैं एक सेल की कॉपी बना सकता हूँ, एक ऑर्गन की कॉपी बना सकता हूँ, एक सिस्टम की बना सकता हूँ, एक 100% ऑर्गेनिज्म की कॉपी बना सकता हूँ। दैट इज टर्म्ड एज क्लोनिंग। इसको हम नाम देते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग जनरल टर्म है जो हम आमतौर पर जोलॉजी में यूज़ करते हैं। यही क्लोनिंग अगर हम प्लांट्स में करें तो उसको नाम देते हैं टिश्यू कल्चर का। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, जो भी आप उसकी कॉपी बना रहे हैं, उस कॉपी के लिए टर्म यूज करेंगे क्लोन। फर्स्ट जो क्लोन था वो एक शीप थी जिसका नाम है डॉली। 1997 में उसे बनाया गया था, उस वक्त क्लोनिंग स्टार्ट की गई थी। तो फर्स्ट क्लोन जो था वो बेसिकली शीप था जो कि बनाया गया था। क्लोनिंग में करते क्या हैं, कुछ 1-2 पॉइंट्स आपको बताऊं, इसको याद रखिएगा, मेमोराइज रखिएगा। पहला काम क्या है? फर्स्ट वन, इसमें हमेशा फीमेल गैमीट लेते हैं, याद रखिएगा, फीमेल गैमीट लिया जाता है। ठीक है, कहीं से भी ले लीजिए। दूसरा जो इसमें अहम काम है, आप जिसकी कॉपी बनाना चाहते हैं उसका सोमैटिक सेल, किसका? जो आप क्लोन बनाना चाहते हैं, जिसकी कॉपी करना चाहते हैं, उसका सोमैटिक सेल। फिर वही बात आती है दिमाग में, क्यों फीमेल गैमीट, क्यों मेल गैमीट क्यों नहीं ले लेते? इसकी याद रखिएगा बेटा, फीमेल गैमीट के पास साइटोप्लाज्म होता है, मेल गैमीट के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता।
तो याद रखिएगा इसके पास क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि जिसकी क्लोनिंग कर रहे हो उसका भी जर्म सेल लो। क्यों ले रहे हो सोमैटिक सेल? इसलिए ले रहे हो सोमैटिक सेल कि सोमैटिक सेल के पास, याद रखिएगा हमेशा, इसके पास तमाम की तमाम जीन्स होती हैं। जर्म सेल के पास हाफ होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड जीन्स होती हैं। सोमैटिक सेल के पास तमाम के तमाम जीन होते हैं। क्या करेंगे, जर्म सेल लिया, फीमेल जर्म सेल, उसके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, आपने एक ये ले लिया, दैट इज़ फीमेल जर्म सेल। आपने सोमैटिक सेल लिया, सोमैटिक सेल के अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जिसकी आप कॉपी बनाना चाहते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को इंसर्ट करेंगे इसमें और इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब जो आपके पास शेप नज़र आएगी वो कैसे नज़र आएगी, इसका कंक्लूजन क्या होगा, ये है फीमेल सेल, इसका जो न्यूक्लियस है वो है सोमैटिक सेल, और फिर आप इसको ग्रोथ करेंगे। हमने याद है आपको पढ़ा था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेल डिवाइड टू फॉर्म टिश्यू, सो ऑन फाइनली ऑर्गेनिज्म। So this is all about our today's lecture. Thank you so much. Thanks a lot.